Unacademy. Let's crack it. हेलो हाय नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक नायक है एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दी Unacademy platform. Today we have with us All India rank 56 Arnab Mishra. Arnab, thank you very much for joining with us and very much congratulations for clearing the civil service examination. Good evening, sir, and thank you so much for hosting me here itself, and thank you so much for all the warm well wishes as well. जी हाँ, थैंक यू वेरी मच अर्नब फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन एज वेल। दोस्तों, अर्नब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि उनको कैसे पिछले अटेम्प्ट्स के अंदर, क्योंकि अर्नब आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, राइट? यस। हाँ, तो उनका जो पिछले अटेम्प्ट्स में क्या अनुभव रहा है, व्हाट वाज द लेसन लर्न एंड हाउ वाज एबल टू गेट थ्रू इट। तो अर्नब, आप अपनी थोड़ी बैकग्राउंड जर्नी के बारे में बताइए कि इसके पहले आपका किस प्रकार का अनुभव रहा है। बाय द वे लर्नर्स, आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये भी है कि अर्नब का इस साल यूपीपीसीएस में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था एंड ही इज करंटली वर्किंग एज अ डिप्टी कलेक्टर एज वेल। रैंक 16 उनका आया था और पिछले अटेम्प्ट में उनका डायनिस में भी सिलेक्शन हुआ था। तो व्हाट वाज द न्यू थिंग, अर्नब, प्लीज? Yes, sir. So, starting from the background, sir, I belong to Raebareli district from Uttar Pradesh, and after my 12th, I fortunately cleared IIT JEE, and I graduated from IIT Jodhpur. And after working for a year in Bangalore, I started full-fledged preparation for civil services. Right. And during that preparation, sir, ups and downs were the part of this long journey. After 2018, I had started preparing. So, सर, जैसे फेलियर्स में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाया था, यूपीएससी यूपीसीएस दोनों ही नहीं हुआ था। आई गेव अदर एग्जाम्स एज वेल, बट धीरे धीरे करके सेकंड अटेम्प्ट तक आते आते कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे। एंड यूपीएससी 2021 में सर मुझे डैनिश सर्विस एलोकेट हुई, एंड यूपीपीएससी 2021 में भी आई गॉट रैंक 16 एज यू टोल्ड, और मुझे डेप्यूटी कलेक्टर की पोजीशन मिली। एंड करंटली आई एम अंडर ट्रेनिंग एज वेल इन लखनऊ। एंड ये अटेम्प्ट सर था मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, और इसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट या इस पूरी जर्नी को कैसे और बेटर करें। Right. और फॉर्चुनेटली सर इट हैपेंड। इस बार फाइनली आपका हो ही गया। तो वेरी इंटरेस्टिंगली अर्नब, आपने बताया कि दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट और अच्छे लोग टूट जाते हैं। मतलब इट्स अ वेरी ग्लूरिंग वेरी जर्नी, क्योंकि एक साल पूरी प्रिपरेशन में लगाओ, फिर उसके बाद एग्जाम की प्रोसेस में रहो, फिर ये तो सांप सीढ़ी का चक्कर है, 99 पे सांप काटा, फिर वापस आ जाओ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने शायद 2018 में दिया? 2019 में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने शुरुआत की तब शायद आप जॉब कर रहे थे, राइट? या जॉब आपने छोड़ दी? मैं जॉब छोड़ के आ चुका था, फिर एक साल मैंने प्रिपेयर किया, राइट, एंड देन मैंने 2019 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ था या यू हैड रीच्ड? प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था सर। ओके, प्रीलिम्स नहीं हुआ और सेकंड अटेम्प्ट में आपका डायनिक्स में सिलेक्शन हो गया एंड देन आल्सो यू वर एबल टू गेट इट थ्रू। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंगली, तो अर्नब, शुरू तो यहाँ से ही करेंगे कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन द सर्विसेज। कुछ एक ऐसा ट्रिगर फैक्टर आपके लाइफ में ऐसा रहा है? सर, मल्टीपल ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें किसी इतने बड़े डिसीजन की तरफ मोड़ते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, जब मैं कॉलेज में था उस समय हमारे सीनियर्स जो हैं ऑलरेडी सर्विस में, वो सेमिनार्स वगैरह करते थे। सो वहाँ से एक मोटिवेशन आया कि सर कितना इम्पैक्ट एक सिविल सर्वेंट ग्राउंड लेवल पे कर सकता है, और उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। उनकी एक छोटी सी सोच जो है किसी चीज के बारे में, वो ग्राउंड लेवल पे कितना बड़ा चेंज ला सकती है। सर वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हुआ। And my sister is also a civil servant, Arushi Mishra. She is an IFS officer, right, and she has currently the charge of DFO in Chambal, in Uttar Pradesh itself. So उनकी भी सर जर्नी लंबी रही थी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, तो वो भी एक मोटिवेशन का फैक्टर बना। बिकॉज ऑल थ्रू सर, मतलब क्योंकि वो उस प्रोसेस से निकल चुकी थी। ये जो एक आपने कहा कि एक ग्रूइलिंग प्रोसेस होता है सिविल सर्विस, राइट, तो वो जो अप्स एंड डाउन, वो पिटफॉल्स होते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उन्होंने भी काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी। सो शी ऑल्सो मोटिवेटेड अ लॉट, एंड अलॉन्ग विद दैट सर फैमिली मेंबर्स का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, माय मदर फादर, एंड अलॉन्ग विद दैट सर हमारे जो भी सारे टीचर्स एंड जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो भी एक इतना इम्पोर्टेंट
मतलब ये 4 पिलर्स होते हैं जो बेसिकली आपकी एक प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग, एक ह्यूमन बीइंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. So I relied on those strong pillars and finally I fortunately achieved. फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स और आपकी जो सोशल वेलबींग वाले जितने भी लोग होंगे, तो मतलब वो दोनों तरह से काम करते हैं. कभी कभी काफी स्टूडेंट्स ये भी कंप्लेन कर देते हैं कि सर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो नेगेटिव सपोर्ट मिल रहा है, और कुछ आपने जैसा बताया. बट यस, आपने बताया कि आपकी फैमिली से आपकी एल्डर सिस्टर भी ऑलरेडी सिविल सर्विसेज के अंदर है. तो आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2019 के अंदर, उसमें जब तैयारी शुरू की होगी, तो उसमें और नेक्स्ट अटेम्प्ट में या फाइनल आपका ये जो अटेम्प्ट में आपका ऑल इंडिया रैंक 56 आया है, उसमें व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू मेड? मतलब प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी वाइज या किस तरह से? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे बहुत ही मतलब है ना डाइवर्ट हो जाते हैं तैयारी करते करते भी. या व्हाट वाज द मिस्टेक्स दैट यू मेड एंड देन यू कैन कम टू दिस पार्ट कि भाई व्हाट चेंजेस यू मेड. यस सर. सो टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो फ्यू थिंग्स जो कि ट्रिगर हुई वो ये थी कि सर जो प्रीलिम्स की मेरी प्रिपरेशन थी वो काफी ज्यादा स्टैटिक थी. मतलब इट वाज कंप्लीटली बुक ओरिएंटेड, और मतलब वो उतनी डायनेमिक प्रिपरेशन नहीं थी. बिकॉज जब मैं एग्जाम में बैठा तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था वहां पे. तो ये एक प्रॉब्लम का फैक्टर था. प्लस सर वी कैन से दैट टू सम एक्सटेंट वो एक एग्जाम का प्रेशर भी होता है, तो वो एग्जाम का प्रेशर भी कहीं ना कहीं काम किया होगा. एंड शायद इस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ. बट उन चीजों को सर मैंने अपनी इम्प्रूव किया सेकंड अटेम्प्ट में. बिकॉज इन फर्स्ट अटेम्प्ट सर आई वाज जस्ट गेटिंग टू नो द थिंग. मैं जॉब छोड़ के तुरंत आया था, और लाइक इन स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स, 2-3 मंथ्स मैं यही सोच रहा था कि क्या इस रास्ते पे जाना है या फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे. क्योंकि सर ये एक बहुत ही स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही वैसा प्रोसेस होता है, डीप प्रोसेस होता है, जिसमें आपको फुली अपने आप को इमर्ज करना होता है. तो क्या मैं इतना कमिटमेंट दे सकता हूँ किसी चीज के लिए, या फिर शायद मैं वापस चला जाऊँ. तो ये थॉट्स भी 3-4 महीने इनिशियली लिंगर कर रहे थे. फाइनली आई डिसाइडेड कि नो, आई विल कंप्लीटली डेडिकेट माई सेल्फ फॉर दिस एंड लेट व्हाटएवर हैपन हैपन. तो उसके बाद से शुरू किया था. तो सर एग्जाम आते आते तक मैं आई वॉज एबल टू कवर द बेसिक्स बट नॉट एक्सपैंड माई प्रिपरेशन और नॉलेज बेस टू अ लार्ज एक्सटेंट. बट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आया सर, उसमें मैंने जो बेसिक्स थे सर वो तो कवर्ड थे ही. देन आई ट्राई टू एक्सपैंड माई प्रिपरेशन. मैंने अपने नंबर ऑफ सोर्सेज को थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम फील हुई थी एग्जाम में. तो आई एक्सपैंडेड दोज सोर्स ऑफ एजुकेशन. और उसमें सर मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इंक्लूडिंग आवर चैनल. सो वहाँ पे भी सर जो भी कंटेंट अपलोड होता रहता है, जो भी वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, वो सर ऑल इन ऑल हमारी प्रिपरेशन को डायनामिक बनाते हैं. तो बिकॉज बुक्स और कंटेंट कांट बी अपलोडेड ऑल द टाइम, बट ऑन डिजिटल मीडिया सर अपडेट्स बहुत जल्दी होते हैं, और वो अपडेट्स हमारे प्रिपरेशन में हेल्पफुल होते हैं. Right. तो इस तरीके से सर मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये जो डायनामिज्म का पार्ट था वो मैंने डिजिटल मीडिया को यूज कर देता था. सो आई डिवाइडेड माई टाइम दैट 70% मैं स्टैटिक और बेसिक्स और ये सारी चीजें करंट अफेयर्स इस पे दूंगा, और 30% टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिजिटल मीडिया से कंटेंट कंज्यूम करूं, जिससे कि मेरी प्रिपरेशन डायनेमिक हो. Right. और दैट एक्चुअली रियली हेल्प मी इन माई एग्जाम, बिकॉज माई स्कोर्स इन प्रीलिम्स रियली जम्प, और उसकी वजह से सर काफी हेल्प हुई. राइट. तो जैसा कि आपने बताया अर्नब कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टैटिक तो कर ही दिया था, और उसके बाद सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट जब अपना ये फाइनल जो अच्छा बढ़िया रैंक के साथ आपने सिलेक्शन निकाला है, तो उसमें एक स्टैटिक का तो बेस रहा ही है, 70% तो भी स्टैटिक है. फिर आप करंट सेंट्रिक और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है उसके ऊपर आप चले गए. तो ये तो आपकी प्रीलिम्स की थी कहानी. प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारे पिलर्स है, मतलब जैसे स्टैटिक में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया. मतलब स्टैटिक में आपने क्या वही सेम सोर्सेस ही रेफर किए थे, एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, या कुछ नया आपने करने की कोशिश की थी? नहीं, सोर्सेस तो मैंने भी वही जो बेसिक बुक्स हमारी होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं, एंड स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, एंड एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी वगैरह के लिए. तो ये जो स्टैंडर्ड सोर्सेस थे मैंने उन्हीं को रेफर किया. बट मैंने कोशिश करी कि कुछ उनको अपने आप से कंसाइज कर सकूं, शॉर्ट नोट्स बना सकूं, या फिर जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो साइड में स्पेसेस बहुत सारे होते हैं. सो आई ट्राइड कि मैं उन एक पेज की नॉलेज को कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको साइड में कंपाइल करता जाऊँ. तो इसी तरह से मैंने अपनी एनसीईआरटीज और बुक्स में हाईलाइट करना और कंपाइल करना शुरू किया, जिससे कि जब एंड टाइम होता है एग्जाम टाइम, तो क्विक रिविजन्स के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है.
क्योंकि देयर इज नो टाइम टू कंप्लीट द होल बुक, बट आप वो जो बुलेट्स हैं अगर वो याद कर पाएंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल। राइट। तो इस तरीके से प्रीलिम्स का। अच्छा, तो इसमें आपने खास करके नोट्स का भी प्रेफरेंस रखा था कि नोट्स आप बुक में ही लिख रहे थे? क्योंकि कुछ कुछ बुक्स ऐसी है कि जो नोट्स के फॉर्मेट में ही है, उसमें से कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो? सर मैंने तो मोस्टली बुक्स के फॉर्म में रखा था, मतलब नोट्स मैंने इनिशियली बनाए थे, बट इनिशियल डेज में बनाए थे, तो अब इतना ज्यादा अपडेशन हो चुका था, जैसे अगर मैं इस अटेम्प्ट के लिए कहूँ तो दैट नोट्स वो बहुत ही रिडंडेंट हो चुके हैं अब, क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें चल रही हैं और अब तो पूरा क्योंकि कोरोना से पहले की बातें हैं, उस समय के नोट्स, और अब तो द होल वर्ल्ड हैज चेंज्ड। राइट। तो उस हिसाब से नोट्स, मतलब बुक्स और नोट्स का आपने कॉम्बिनेशन किया। चलो, वेरी इंटरेस्टिंग अर्नब। आपने तो एक तो प्रीलिम्स का वाला अपडेट बताया, उसमें आपने एक डिजिटल कंटेंट के बारे में बताया। अब डिजिटल में भी कैसा है कि प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बुक से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें भी है, तो उसमें कैसे एक्लेक्टिक रहे थे आप? मतलब क्योंकि इसमें देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन, दिक्कत ये भी है ना एक। तो कैंडिडेट्स जैसे आता है यहाँ यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेगा या कहीं रैंडमली जैसे हिस्ट्री यूपीएससी सर्च कर देगा या पॉलिटी यूपीएससी, तो दे विल गेट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ यू केम टू दिस कंक्लूजन देन? सिलेक्टिव कैसे रहे, मतलब आपके हिसाब से क्या टिप दे पाओगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टूडेंट से यही कहूंगा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ी पावर है जो आपको दी गई है, बट उसको रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना है अपने करियर को या अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, ये आपको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा। इट्स अ डबल एजेड सॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया को यूजफुल काम के लिए खोलते हैं एंड वी जस्ट डोंट नो कि कब 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बीत गया, तो और हम कुछ और ही देखने निकले थे और कुछ और ही देखने बैठे थे। तो वो टाइम वेस्ट को बचाना किस तरीके से और किस तरीके से पिन पॉइंटेड कंटेंट ढूंढना है जो कि मेरे लिए यूजफुल होगा, जैसा कि आपने कहा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि कैसे उसको मैं प्रोडक्टिवली यूज कर सकता हूँ, एंड देन सर्चिंग फॉर द कंटेंट। सर इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि वो किन चैनल से या किन टीचर से या किस तरीके के कन्वर्सेशन से वो कंफर्टेबल फील करता है। सो आई थिंक कि जब आप 1 वीक और 2 वीक्स किसी प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो यू गेट द फील ऑफ इट कि वो प्रोग्राम कैसा है और क्या वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो पा रहा है या नहीं। बिकॉज नॉलेज तो बहुत सारी, ऑफ कोर्स इट्स इनफाइनाइट नॉलेज, एवरीथिंग अंडर द सन इज देयर, बट क्या वो आप पे एप्लीकेबल है कि नहीं? बिकॉज देयर इज नो सिंगल वे टू क्लाइम द एवरेस्ट, यू कैन ऑलवेज फाउंड योर ओन वे। तो आप उसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते किसी प्रोग्राम, किसी कोर्स, किसी चीज को करके देखें। अगर आपके लिए वो यूजफुल है, आपकी प्रिपरेशन में कुछ ऐड कर पा रहा है, इट्स ओके। बट अगर वो आपका टाइम वेस्ट कर दे रहा है एंड वो चीज आपको नहीं समझ में आ पा रही, या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर है जो कि आप तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहा है, इवन दो ही माइट बी अ वेरी गुड पर्सन, तो आप स्विच कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ राइट, मतलब आप सॉर्टिंग। यस, एग्जैक्टली। जैसे आपने बताया कि एक आध ट्रायल एंड एरर कर दो, फिर उसके बाद जो एक पाथ आपको मिल गया उसी को ही पकड़ के चलो। राइट, वेरी इंटरेस्टिंगली इम्पोर्टेंट। यस, दो वो वही लर्निंग है कि उससे ही हम समझ के आगे बढ़ सकते हैं। चलो, एक तो आपकी प्रीलिम्स की बात हो गई है, दूसरी बात थोड़ी मेंस की कर देते हैं। मेंस की प्रिपरेशन में खास करके ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो आपने ऑप्शनल कौन सा चूज किया था एंड हाउ वाज द प्रिपरेशन? उसमें आपने किस तरह से तैयारी की? सर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, दोनों टाइम्स में ही मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है। इनफैक्ट पीसीएस के लिए भी सोशियोलॉजी रहा है। एंड उसकी सर इनिशियली मैंने क्लासेस करी थी एंड जिससे कि मैंने एक स्टैंडर्ड नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए थे। एंड आफ्टर दैट सर, क्योंकि सोशो भी उतना ही डायनामिक है सर, हर टाइम हमारी सोसाइटी बदलती है और वो नोट्स भी हमारे, जैसे पेपर 2 है सोशियोलॉजी का, वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। पेपर 1 इज ऑल्दो अ बिट स्टैटिक, तो उस प्रिपरेशन को भी आपको डायनेमिक रखना था। तो सर अपार्ट फ्रॉम मेरे स्टैंडर्ड नोट्स के अलावा, जैसे सुशांशु शर्मा सर, ही वाज अ टॉपर ऑफ 2014 बैच, आई रिमेंबर। सो उनके जो नोट्स अवेलेबल हैं, दे आर मार्वेलस नोट्स, मतलब सोशियोलॉजी के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल नोट्स मुझे लगे। तो मैंने अपने नोट्स और सुशांशु शर्मा सर के नोट्स, और फिर मुझे जहाँ से भी जो भी कंटेंट मिलता था ऑनलाइन, कई सारे चैनल से मैंने जो भी कंटेंट पिकअप किया, या सोशियोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को, थ्योरीज को मैंने अपने नोट्स में कंपाइल करा। फिर उन नोट्स से मैंने फिर शॉर्ट नोट्स ड्रॉ आउट किए कि अगर मैंने 600 पन्ने के नोट्स बना लिए टोटल पेपर 1 पेपर 2 के, तो मैं उनको कंपाइल करके उनको मैं 150 पेजेस के टोटल नोट्स बना लूंगा पेपर 1 2 के, जिससे कि जो गैप होता है मेंस में जनरल स्टडीज और ऑप्शन के बीच में, उसमें
गैप में आप उसे रिवाइज कर पाए। तो इस तरीके से करके सर मैंने सोशियोलॉजी का ऑप्शनल हैंडल किया एंड इट फेच्ड मी डिसेंट मार्क्स, 285 वाज माय स्कोर दिस टाइम। राइट। अच्छा, आपने एक तो स्ट्रेटजी अंदर की बताई, बट एक नए स्टूडेंट्स के लिए ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर ऑप्शनल कौन सा चूज करें। मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग यू आर क्लियर इन योर थॉट्स कि मुझे सोशो के साथ ही चलना है या इसमें ट्रायल एंड एरर किया था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये हो रहा है। सर एक्चुअली इसका बैकग्राउंड थोड़ा मतलब मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से भी पीछे चला जाता है मेरे इंजीनियरिंग डेज में, बिकॉज हमारे यहाँ सर कॉलेज में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट ऑप्ट करना हमारे लिए कंपलसरी था आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर। तो सर मैं रैंडमली स्टम्बल कर गया बिकॉज मेनी सब्जेक्ट्स वर अवेलेबल, बट आई थॉट दैट सोशियोलॉजी, मैंने उसका बैकग्राउंड पढ़ा और मुझे अच्छा लगा और मैं स्टम्बल अपॉन किया और मैंने स्टार्टिंग बेसिक वहां से करी सोशियोलॉजी की। बट सर धीरे धीरे करके 3-4 सेमेस्टर मैंने जब ऑप्शनल कंटिन्यूसली सोशियोलॉजी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के लिए जेंडर एंड सोसाइटी और ये सारे, तो सर मेरा इंटरेस्ट सोशो में काफी डेवलप हो गया था। तो आफ्टर माय जॉब व्हेन आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सोशियोलॉजी वाज माय ऑब्वियस चॉइस कि भाई इसमें इंटरेस्ट है और इसको करेंगे और अच्छा रहेगा। बट फॉर द स्टूडेंट्स आई वुड से कि जैसे कि सोशियोलॉजी सर जब मैं पढ़ता था तो मुझे जब जीएस का पढ़ने के बाद अगर कई बार जीएस की प्रिपरेशन मंडेन हो जाती है, हम बोर होने लगते हैं जीएस से, वही चीज सेम बार पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शनल इज लाइक अ रिलीफ फॉर यू। सो वो आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, अगर वो आपको वो मजा जो हम प्रिपरेशन में ढूंढते हैं वो आपको देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शनल में आप तभी एक्सेल करेंगे जब वो आपको अच्छा लगता होगा। आप उसको बोझ की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज ये एक ऑप्शन है जहाँ पे यूपीएससी आपको चुनने का मौका दे रहा है कि आप अपना इंटरेस्ट चुनिए। जीएस में कोई हमारे पास ये नहीं है कि हम चुन सकें, या किसी भी स्टेज पे कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट ऑप्शन। तो इसे उसी ऑप्शनल को चुनिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसको पढ़ने में आपको एक्चुअली में अच्छा लगता हो। जब आप जीएस पढ़ के थक चुके हो और ऑप्शनल पे आए तो आपको लगे कि हाँ अब रिलीफ है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुने। मतलब मार्केट में क्या चल रहा है या क्या चीज बहुत ज्यादा स्कोर कर रही है, इट डजंट डिपेंड अपॉन दैट, इट डिपेंड्स फुल्ली अपॉन यू कि आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे। एग्जैक्टली आपने जैसा बताया कि ऑप्शनल में एक तो इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है और दूसरा हैंगिंग ऑन टू द सब्जेक्ट। मतलब आपने नहीं करके 3 साल ऑप्शनल को पढ़ा है, अगर 3 अटेम्प्ट्स के हिसाब से देखे, इंटीग्रेटेड तैयारी आपने प्रीलिम्स और मेंस की होगी तो ऑप्शनल भी पहले ही कर दिया होगा। हाँ यस सर, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पढ़ रहा हूँ, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसी से यही एक क्वेरी ये भी आती है कि अब प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन को साथ में करना है या अलग अलग करके आपने किया था, या मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट हो सकता है एथिक्स आपने शायद बाद में किया हो, या किस हिसाब से अपना अप्रोच रखा था? सर प्रिपरेशन तो हॉलिस्टिक है, पूरी आपको कंबाइंड ही लेके चलनी होती है, बट किस टाइम पे क्या गियर लगाना है ये मैटर करता है, बिकॉज एज पर द टाइमिंग्स और एज पर जो एग्जाम नियर बाई है हमें अपने गियर चेंज करते रहना है। तो जैसे व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड, पहले मैंने बेसिक्स बिल्ड करे अपनी, जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं एनसीईआरटी करंट अफेयर्स। उसके बाद सर मैंने आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, लाइक 4-5 मंथ्स आफ्टरवर्ड्स, मैंने आंसर राइटिंग की बेसिक्स शुरू करा कि आई विल राइट एन आंसर डेली। इस तरीके से मैंने डेली आंसर राइटिंग करना थोड़ा शुरू किया, एंड देन ये मैं करता रहा एटलीस्ट उसी टाइम पर मैंने ऑप्शनल भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। और मैं कोशिश करता था कि कभी कभी जैसे मंथली 1 या 2 बार ऐसे लिख दूं जब इनिशियल फेजेस में प्रिपरेशन चल रही थी। तो उससे क्या था कि एक बेसिक आइडिया तो मुझे लगने लगा था कि किस तरीके से करना है। और फिर जब प्रीलिम्स के सर के लिए कम टाइम रह गया था, अराउंड 3 or 4 months, देन आई डिसाइडेड दैट आई विल शट डाउन दैट और धीरे धीरे गियर चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 50-50% चल रहा था तो देन नाउ आई विल इंक्रीज दैट टू 70-80% एज पर द एग्जाम इट कम्स क्लोज। तो इस तरीके से बढ़ाता गया और फाइनली 1 महीने पहले सर मैंने आंसर राइटिंग और मेंस रिलेटेड पूरा बंद करा और पूरा ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के ऊपर आ गया कि टेस्ट सीरीज ये वो रिविजन। फिर प्रीलिम्स खत्म करने के बाद फिर वापस से वो गियर चेंज करके वापस से मेंस की आंसर राइटिंग पे आना है और अब फुल फ्लेजेड आंसर राइटिंग भी करनी है। राइट। तो इस तरीके से जैसी सिचुएशन है वैसा अडैप्ट करना है। मतलब सिविल सर्विसेज की ट्रेट यूपीएससी तैयारी में भी आपसे निकलवा देता है कि यू नीड टू बी डायनामिक, यू नीड टू डू मल्टीटास्किंग एज वेल, और कैसे आप फास्ट पेस से स्लो पेस में आओगे, प्रीलिम्स मोड से मेंस मोड में चले जाओगे। चले इंटरेस्टिंग, आपने ये 2-3 इनपुट यहाँ इसके रिलेटेड दिए। अच्छा, ये जब तैयारी करते हैं तो इसमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी आपने फेस किए होंगे, तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? क्योंकि एक तो पहले अटेम्प्ट में पीटी ना निकलना, सेकेंड अटेम्प्ट में आया तो डेनिप्स मिला, तो ऑब्वियस है कि मतलब सिलेक्शन हुआ है बट यू कुड नॉट गेट योर डिजायर्ड सर्विसेज।
तो उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैंने ये देखा है कि वो फिर IRS में या डेनिम्स में या पोस्टल सर्विसेज में ही रह गए और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया ना दिया, बट हाउ यू मैनेज टू डू दैट? ओके, क्यों लास्ट ईयर भी वी हैड अ स्टूडेंट मोहित कासनिया, वो भी डेनिम्स में थे, ही ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक 61, उनका भी ऐसा ही आपके जैसा ही था। तो वो उनके साथ भी उनके भी 6 अटेम्प्ट हुए थे बाय द वे, तो वो भी मतलब बहुत ही ग्रूलिंग कंडीशन से निकले थे। तो आप अपना अनुभव प्लीज एक बार शेयर करिए। सर जैसे हम फेलियर्स पे डिस्कस करते हैं, तो सर फेलियर्स इतने इम्पोर्टेंट टीचर्स होते हैं हमारे लिए जीवन में, क्योंकि हम सक्सेस को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं बहुत बार, बट फेलियर्स को नहीं डिस्कस कर पाते। हम आज इस दिन बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, बट उसके पीछे सर कितनी सारी एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पीटी फेल होना, प्रीलिम्स यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, आरबीआई ग्रेड बी, ईपीएफओ, आई वाज कंसीडरिंग मल्टीपल अदर एग्जाम्स, मैंने कई सारे और एग्जाम्स दिए, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मतलब ये सारी चीजों में सर होते 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 फाइनली ये तो सिलेक्शन से लास्ट ईयर अराउंड 8 मंथ बैक जब फाइनल रिजल्ट आया तो डैनिम्स में हुआ था। उसके पहले का सर मेरा उसी तरीके से चल रहा था कि अब कैसे करें और कैसे आगे बढ़ें या क्यों बढ़ें। इनफैक्ट ये सब सवाल सर जो होते हैं हम सभी को आते हैं। मैं स्टूडेंट से यही कहना चाह रहा था कि अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हम आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये सभी सवालों से हम भी गुजरे हुए हैं, और इन सभी में बस आपको अपना काम मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता इट्स इजियर सेड देन डन, बट हमें कई बार सर, जैसे मैंने अपने आप से महसूस किया कि आई स्टार्टेड विद अ गोल फॉर माई सेल्फ, कि मैंने अपने लिए गोल सेट किया है। एंड दो आई रिस्पेक्ट ऑल द सर्विसेज दैट आर विद द सिविल सर्विस और एनी सर्विस, इनफैक्ट एनी पर्सन इज डूइंग, अगर कोई भी हार्ड वर्क अपने काम में कर रहा है देन इट इज मार्वेलस। बट सिंस आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, मैंने एक गोल अपने लिए सेट कर दिया था। तो मेरा मोटिवेशन ये था कि एटलीस्ट आई विल चेज माई गोल टिल द लास्ट। जब तक मेरे पास मौका है मैं अपने गोल को चेज करूंगा, और यही उसी में शायद सर जीवन का मुझे अपना मोटिवेशन और जीवन का सार सा दिखने लगा था कि अब इस गोल को चेज करते रहना है। एंड लास्ट ईयर से डैनिम्स में हुआ एंड डिप्टी कलेक्टर में भी हुआ। इनफैक्ट आई जॉइंड द ट्रेनिंग एंड आई एम प्रेजेंटली अ डिप्टी कलेक्टर एज वेल। बट वो एक जो सर ड्रीम था वो अभी भी बैक ऑफ द माइंड था, और जो लगातार था, और मैं उसको फोकस से कभी हटने नहीं दिया मैंने। और अप्स एंड डाउन्स आते गए सर, बट वो एक फोकस बना रहा। और स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि एक कर्मयोगी जो होता है, मैं हमेशा इसीलिए स्टूडेंट्स को इस बात पर बहुत फोकस करता हूँ कि अगर एक क्वालिटी है जो हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी है, वो है कर्मयोगी की क्वालिटी। क्योंकि एक जो कर्मयोगी होता है वो इंसान, इट्स वेरी इजियर सेड देन डन, बिकॉज हम सभी लोग फल की इच्छा करते हैं और कहीं ना कहीं उसी के साथ तैयारी शुरू करते हैं, वही सोच के शुरू करते हैं। लेकिन बहुत बार इस प्रिपरेशन में ऐसा हुआ कि सर जो फल था वो हमारे हाथ से बहुत दूर था और आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। राइट। तो उस मोमेंट पे सर हमारा जो प्रेजेंट होता है वही हमारे लिए सब कुछ होता है। ना तो हमें भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करनी है, ना ही हमारे बीते हुए कल के बारे में। हमें हमारे बीते हुए कल में जो हो चुका है उससे एनर्जी जुटानी है, और एनर्जी जुटा के जो आने वाला कल है उसको बनाना है। तो उसको बनाने के लिए जो हमारे पास अभी है वो आज है, और उस आज में हम सर अपने आप को जितना रख पाएंगे वही आपके लिए जो आपका जो कल होगा उसको सुधारेगा। और मैं ये नहीं कहता कि वो किस फॉर्म में सुधारेगा, वो सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये जो प्रिपरेशन है इट विल मेक यू सच अ नॉलेजेबल एंड सच अ गुड ह्यूमन बीइंग दैट आप किसी भी फील्ड में अगर यहाँ की नॉलेज और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं इस प्रोसेस में, जिसको जो ग्रूलिंग भी है, जो इंजॉइंग भी है, जो कि बहुत ही मतलब जीवन का एक ऐसा फेज होता है जो आपके जीवन में सब कुछ बदल देता है। राइट। तो इस चीज को आप अपने साथ रखें, क्योंकि जिस भी फील्ड में आप जहां भी जाएंगे ये सारी लर्निंग्स आपके लिए हेल्प होंगे। नॉलेज इज नेवर वेस्टेड, और आप उसमें एक्सेल जरूर करेंगे। नहीं, डेफिनेटली अर्नव, आपने बहुत सारी टिप्स कैंडिडेट्स के लिए शेयर की है। एक पार्टिंग वे में 2023 के लिए, मतलब हार्डली अभी 4 दिन के बाद कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या लास्ट मिनट टिप्स देना चाहोगे? व्हाट दे नीड टू फोकस? क्योंकि वो प्रीलिम्स का प्रेशर अलग होता है। मॉक टेस्ट में कोई कह रहा है कि सर मैं 110 लेके आ गया, बट वहाँ कोई स्कूल के अंदर बैठे हो जहाँ अननोन फेसिस हो, अननोन सराउंडिंग्स हो, और वहाँ हालत बहुत ही मतलब वो खराब हो जाती है। तो what will be your tips to the candidates? Yes sir, the only thing is trust yourself. अगर आपने ऑनेस्ट प्रिपरेशन करी है, अगर आपने ऑनेस्टली हार्ड वर्क किया है, आपने अपना कर्मयोग किया है,
तो आप इस वीक में, जो कि आने वाला वीक होता है, प्रीलिम्स के जस्ट पहले वाला जो वीक होता है, वो बहुत ही टेंस टाइम होता है. सो रेदर देन डाउटिंग लॉट, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्राई टू ट्रस्ट योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपने एक्चुअल में बहुत मेहनत करी है, वो सम वे और दी अदर, वो कभी ना कभी वो आपको फायदा जरूर करेगा. इट मे हैपन दिस टाइम, इट मे हैपन नेक्स्ट टाइम, और इट मे हैपन आफ्टरवर्ड्स एज वेल, बट वो किसी ना किसी दिन आपको बहुत बेनिफिट करेगा. सो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, योर इंस्टिंक्ट एंड गिव योर बेस्ट. लेट जो होने वाला है उसको उस पर छोड़ दीजिए. आप सिर्फ अभी की चिंता करते रहिए और होपफुली सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा. नहीं अर्नब, आपने जिस तरह से कैंडिडेट्स को जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी दिया, और आपने अपना अनुभव जिस तरह के शेयर किया, आपने कहा कि अंधेरे के बाद सवेरा भी होना है. आपने पिछले 3 एग्जाम्स के पहले भी और भी जो एग्जाम्स के अनुभव शेयर किए, और आपने कहा कि कहाँ ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद भी यू वर एबल टू ओवरकम दिस. So this will definitely boost the confidence of the other learners as well. And thank you very much for your precious time. मुझे पता है कि अभी रिजल्ट आया है, तो अभी बहुत सारे लोग आपको मिलने भी आ रहे होंगे, और बहुत सारी है ना कि आपकी डिस्कशंस भी चल रही होगी. बट वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी, और आपका जो नेशन को सर्व करने का सपना है बहुत अच्छी तरह से आप फुलफिल कीजिए. अभी भी आप ऑलरेडी इन जॉब हो, ऑन सर्विस हो, और से अपग्रेड होके आप जाओगे तो यू विल कंट्रीब्यूट टू द मच बिगर वे एंड मच लार्जर वे एज वेल. Thank you very much to all the learners who have joined us for this discussion, and thank you very much to Arnab as well. Arnab, thank you very much. Thank you so much, sir, for having me as well.